हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें प्रेपोजिशंस पढ़ाइए, तो आज की इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। आज मैं आपको प्रेपोजिशन के यूजेस बताऊंगी। आपने प्रेपोजिशन पढ़ रखे हैं, सब लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि प्रेपोजिशन जो वर्ड है वो किससे पहले यूज होता है। आज की इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन स्टार्ट करने से पहले मैं उसका थोड़ा सा इंट्रो आपको दूंगी ताकि आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं और एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं या फिर हो ही ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेपोजिशन होते क्या हैं, प्रेपोजिशन कहते किसे हैं। देखिए, प्रेपोजिशन जो है वो ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है और नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होकर उन नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स से बताता है। ओके, दो वर्ड्स होते हैं, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। प्रेपोजिशन जो है वो दो वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है। सेंटेंस में दो वर्ड्स को प्रेपोजिशन जोड़ता है और दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हैं कंजंक्शन से। कंजंक्शन में आपको आगे पढ़ाऊंगी, आज हम सिर्फ प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड से बताता है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। एक सेंटेंस लिखा है, अंडर क्या है, अंडर प्रेपोजिशन है। अब ये टेबल क्या है, टेबल नाउन है, ये आर्टिकल का यूज हुआ है नाउन से पहले, तो टेबल नाउन है। इस नाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज हुआ, अंडर का यूज हुआ और इस नाउन का रिलेशन इसने इस सिटिंग से बनाया, ठीक है, सिटिंग से बताया। जैसे द केट इज सिटिंग, केट बैठी है, केट बैठी है। अब कहाँ बैठी है, तो ये जो नाउन है उसका रिलेशन बताया किसने, अंडर वर्ड ने। ओके, तो प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और सेंटेंस के अदर वर्ड से उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं। प्रेपोजिशन, देखिए आपको प्रेपोजिशन वर्ड सुनकर थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि आप सब इसको प्रीपोजिशन बोलते हो। दो शब्द हैं, एक तो है प्री, ये तो प्रीफिक्स है, एक है पोजीशन। जब इनको अलग अलग बोलेंगे तो ये पोजीशन सही है और ये प्री सही है, लेकिन जब इनको एक साथ बोलेंगे तब इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा प्रेपोजिशन। ओके, इसको आप बोलोगे प्रेपोजिशन, ये प्रीपोजिशन नहीं है। अब देखिए प्रेपोजिशन अपने बाद क्या क्या लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेपोजिशन अपने बाद क्या क्या लेगा। प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन लेगा और आपको पता है ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, तो या प्रोनाउन लेगा। लेकिन प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेगा, प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं हिम, हर, मी, यू, अस, देम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे कि प्रेपोजिशन के बाद में किन किन का यूज होगा। प्रेपोजिशन के बाद में नाउन, नाउन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन का यूज हो सकता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज हो सकता है, बट प्रोनाउन जो है वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कौन कौन, मैं आपको प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाऊंगी तब आपको प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा दूंगी। अब सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेपोजिशन के बाद। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, हर, मी, यू, अस, देम। ओके, जैसे
these roses is for you, these roses is for you, ये गुलाब तुम्हारे लिए हैं। तो for तो है preposition और you क्या है, you है pronoun, और pronoun की क्या है, objective form है। अब देखिए preposition के बाद verb का यूज नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़कर। वो एक्सेप्शन मैं आपको अभी क्लियर करवा देती हूं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब नहीं आती, ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म। अगर आएगी तो वो जिरंड फॉर्म में आएगी। जिरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी जिरंड होती है, और टू प्लस वर्ब फर्स्ट जो होती है वो इन्फिनेटिव होती है। तो ये है बेसिक चीजें जो मैंने अभी आपको बताई। कौन कौन सी? प्रेपोजिशन के बाद नाउन का यूज होगा, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स का यूज होगा, ये रही ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, और वर्ब नहीं आएगी, मतलब प्रेपोजिशन प्लस वर्ब नहीं आएगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस पर हम अभी बात कर लेंगे। और वर्ब आएगी तो वो कौन सी फॉर्म में आएगी? जिरंड फॉर्म में, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे रनिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, ये जिरंड हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि प्रेपोजिशन प्लस क्या क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। प्रेपोजिशन के बाद में ये आ सकते हैं, और ये प्रेपोजिशन प्लस वर्ब गलत हो जाएगा। एक्सेप्शंस की बात करेंगे। He has no choice but to resign. He has no choice but to resign. दो प्रेपोजिशन भी एक साथ आ सकते हैं, ओके? दो प्रेपोजिशन भी एक साथ आ सकते हैं, बट भी प्रेपोजिशन हो, टू भी प्रेपोजिशन है। तो सेंटेंस में अगर दो प्रेपोजिशन एक साथ आ रहे हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। डिपेंड करता है उनके यूजेस पे, उनका यूजेस करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ही हैज नो चॉइस बट टू रिजाइन, उसके पास रिजाइन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, मतलब उसको रिजाइन करना पड़ा। अब देखिए बट और टू दो प्रेपोजिशन है, और उसके बाद में क्या आ गया? रिजाइन। अब ये इसको हम कहेंगे इन्फिनिटिव। इसको क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। टू के बाद में वर्ब फर्स्ट ले रही है, तो टू के बाद में जब वर्ब फर्स्ट आती है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। शी वॉन्ट्स टू डू नथिंग बट गो होम। बट यहां पे प्रेपोजिशन है, ओके? अब देखिए बट एक ऐसा प्रेपोजिशन है, ध्यान से सुनो, बट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने बाद में इन्फिनिटिव भी ले लेता है और बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब ओनली वर्ब फर्स्ट। बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं सिर्फ वर्ब फर्स्ट को। टू के साथ वर्ब फर्स्ट आ रही है वो इन्फिनिटिव, और सिर्फ वर्ब फर्स्ट आ रही है वो बेयर इन्फिनिटिव। अब देखो बट क्या है? प्रेपोजिशन। तो शी वॉन्ट्स टू डू नथिंग बट गो होम, वह कुछ भी करना नहीं चाहती सिवाय घर जाने के, ओके? तो बट के बाद में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि प्रेपोजिशन अपने बाद में वर्ब की फॉर्म्स नहीं लेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लेगा, और अगर प्रेपोजिशन अपने बाद में लेगा, वर्ब लेगा, तो जिरंड फॉर्म में लेगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस में एक ये है, क्या? कि डू वर्ब के बाद अगर बट आ रहा है, ध्यान से सुनना, डू वर्ब के बाद अगर बट आ रहा है वो अपने बाद में बेयर इन्फिनिटिव लेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। एक चीज और कि प्रेपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन, ठीक है, नाउन प्रोनाउन जेंडर कुछ भी मान लो,
वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ओके, वो सब्जेक्ट फॉर्म में यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन का तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, तो नाउन भी जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, वी informed the police of an accident। हमने एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी। तो ऑफ ये क्या है? प्रेपोजिशन। अब ये जो नाउन है एक्सीडेंट, ये क्या है? ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि प्रेपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखो कि प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। प्रेपोजिशन को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और जिरंड। जिरंड का एक एग्जांपल देती हूं ताकि आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंडन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंडन। दो प्रेपोजिशन आए हैं, ठीक है, एक तो ये है और एक ये है। इसने अपने बाद में नाउन ली है और इसने अपने बाद में जिरंड ली है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंडन। अब टू गो टू लंडन करेंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस। ओके, टू गो टू लंडन नहीं करेंगे। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन अपने बाद जिरंड लेगा। आप तो इतना सा ध्यान रखो कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बस इतना सा ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म और जिरंड। ओके, वर्ब नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट लेगा प्रेपोजिशन अपने बाद। क्लियर है? मैं अभी प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आपको बताई हूं। अभी तक हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक समझाऊंगी प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगा, एक्सेप्शंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इनको अगर समझ लोगे तो आप प्रेपोजिशन जो भी एट, इन, ऑन, अप, डाउन, ये सब क्या है, आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो इनको। इन, इनटू, किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो इन, अगर बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है तो इनटू, ये आप काफी टाइम पहले से पढ़ते हुए आए हो। अभी आपको ये पढ़ना है कि प्रेपोजिशन के बाद में क्या आ सकता है, प्रेपोजिशन के यूजेस कहाँ कहाँ होंगे। उन चीजों को अच्छे से क्लियर कर लोगे तो बाद में आप प्रेपोजिशन के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कर लोगे। मैंने आपको बताया अभी कि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब का यूज नहीं होगा, जिरंड का यूज होगा अगर वर्ब आएगी तो मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो उन एक्सेप्शंस में एक तो आ गया बट और एक है एक्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आते हैं एग्जाम में, बट, एक्सेप्ट और बिसाइड्स। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो एट, इन, ऑन, अप, डाउन, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अमंग, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। हालांकि मैं ये सारी चीजें भी क्लियर करवाऊंगी आपको, लेकिन अभी मैं प्रेपोजिशन की बेसिक चीजें आपको बता रही हूँ। उस प्रेपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करवाना चाह रही हूँ, ताकि आप बाद में जब ये सब पढ़ो तो आपके एकदम से क्लियर हो जाएं चीजें। तो बट और एक्सेप्ट दोनों क्या है? प्रेपोजिशन। दोनों प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं या फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट लेते हैं। ये अपने बाद में जिरंड नहीं लेंगे। बट और एक्सेप्ट दो प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो अपने बाद में क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट लेते हैं। ओके, आई कैन नॉट डू
एनीथिंग बट हार्म यू। एक सेंटेंस लिखा है आई कैन नॉट डू एनीथिंग बट हार्म यू। यहां पर आप बट की जगह एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो, के सिवाय, के सिवाय या के अलावा, के सिवाय या के अलावा इनका मीनिंग होगा। तो बट और एक्सेप्ट दो ऐसे प्रेपोजिशन है, ये दोनों क्या है प्रेपोजिशन। बट और एक्सेप्ट दो ऐसे प्रेपोजिशन हैं जो अपने बाद वर्ब फर्स्ट लेते हैं, जिरंड। अब ये नहीं कर सकते कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग बट हार्मिंग यू, हार्म होता है चोट पहुंचाना, तो बट हार्मिंग यू जिरंड आते ही गलत हो जाएगा। बट जो है वो प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ प्रेपोजिशन है और कहाँ कंजंक्शन, क्योंकि आपको पता है कंजंक्शन के बाद में सेंटेंस आता है और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इस चीज को क्लियर कर लो। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कंजंक्शन के बाद में क्या आएगा, सेंटेंस आएगा। ओके, एक एग्जाम्पल देती हूं। नो वन इज इनोसेंट बट आई एम। नो वन बट मी इज इनोसेंट। दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने यहाँ पे, बहुत ही मजेदार सेंटेंस लिखे हैं। दो सेंटेंस लिखे हैं, यहां भी बट है और यहां भी बट है, दोनों में डिफरेंस है। एक बट कंजंक्शन है और एक जो बट है वो प्रेपोजिशन है। पहला सेंटेंस है नो वन इज इनोसेंट बट आई एम। ओके, कोई भी इनोसेंट नहीं है बट मैं हूं। नन बट मी इज इनोसेंट, यानी मेरे अलावा कोई भी इनोसेंट नहीं है। आप इसको ये भी कह सकते हो कोई भी इनोसेंट नहीं है बट मैं हूं, ठीक है। नन बट मी इज इनोसेंट। यहां पर बट जो है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और यहां जो बट है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके, तो नन बट मी। अब यहां पर आप ये कर सकते हो कि नन बट आई नहीं कर सकते। ओके, नन बट आई नहीं कर सकते हो। नन बट आई इज इनोसेंट गलत हो जाएगा। नन बट मी, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अगर प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो नन बट मी इज इनोसेंट, यहां जो प्रेपोजिशन है बट जो है वो प्रेपोजिशन है, यहां बट जो है वो कंजंक्शन है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया बट और एक्सेप्ट का यूज। अब देखिए तीन वर्ड्स हैं, एक है एक्सेप्ट, एक है एक्सेप्ट और एक है एक्सपेक्ट। इन तीनों में आप कंफ्यूज होते हो, नहीं होना है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो है वो प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन, और इसका मीनिंग होता है के अलावा। एक्सेप्ट जो है वो वर्ब है, ठीक है। एक्सेप्ट करना, कुछ स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट जो है वो भी वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू होप, आशा करना, आशा करना। तीन कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। तीनों के डिफरेंस को समझ लो, स्पेलिंग भी देख लो। अब देखिए दो वर्ड और लिए मैंने, बिसाइड और बिसाइड्स। ये दोनों प्रेपोजिशन हैं। ये प्रेपोजिशन नहीं है एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ये दोनों वर्ब हैं, ये प्रेपोजिशन है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। तो ये दोनों प्रेपोजिशन नहीं है, ये वर्ब है। ये एक्सेप्ट जो है वो प्रेपोजिशन है। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होगा बाय द साइड, बगल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिसाइड और बिसाइड्स से, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बिसाइड होता है बाय द साइड। एग्जाम्पल देती हूं, राम वॉज सिटिंग बिसाइड सीता।
राम सीता के बगल में बैठे थे। ओके, तो ये जो बिसाइड है वो है बाय द साइड, बगल में। अगर यहाँ पर आप बिसाइड्स कर दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। ऐसे कर कर ही आपको एग्जाम में आते हैं। बिसाइड, बाय द साइड। अब है बिसाइड्स। बिसाइड्स है के अलावा। अब आप कहोगे कि एक्सेप्ट भी के अलावा है और बिसाइड्स भी के अलावा है। जी हाँ, एक्सेप्ट और बिसाइड्स दोनों का अर्थ है के अलावा, लेकिन दोनों के सेंस में रात दिन का फर्क है। कैसे, अभी बताती हूं, सेंटेंस से समझाऊंगी। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, his children are also coming. Besides his parents, his children are also coming. उसके पेरेंट्स के अलावा उसके बच्चे भी आ रहे हैं। बिसाइड्स जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है, एक्सेप्ट जो है वो निगेटिव सेंस देता है। जैसे एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स, हिज चिल्ड्रन आर कमिंग। दो सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है। बिसाइड जो है वो प्लस का सेंस देता है, एक्सेप्ट जो है माइनस का सेंस देता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और बट से। इन चारों जो प्रेपोजिशन है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपके काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बिसाइड्स जो है वो प्लस का सेंस देता है, एक्सेप्ट जो है वो माइनस का सेंस देता है। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, हिज चिल्ड्रन आर ऑल्सो कमिंग। उसके पेरेंट्स के अलावा उसके बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब पेरेंट्स भी आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स, हिज चिल्ड्रन आर कमिंग। उसके पेरेंट्स के अलावा उसके बच्चे आ रहे हैं, मतलब पेरेंट्स नहीं आ रहे और बच्चे आ रहे हैं। हिंदी में दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन यूजेस जहां करेंगे बिसाइड्स और एक्सेप्ट में, दोनों के यूजेस में रात दिन का अंतर है। एक जो है वो ऐड करता है, एक जो है वो माइनस करता है। तो ये तो करता है इंक्लूड, ये तो चीजों को करता है इंक्लूड, ओके, और ये करेगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, बिसाइड्स तो इंक्लूड करता है और एक्सेप्ट करेगा एक्सक्लूड। उसके पेरेंट्स के अलावा बिसाइड्स का यूज करेंगे। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, हिज चिल्ड्रन आर ऑल्सो कमिंग। उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं और उसके चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स, हिज चिल्ड्रन आर कमिंग, मतलब पेरेंट्स नहीं आ रहे, एक्सक्लूड कर दिया एक्सेप्ट ने पेरेंट्स को, और बच्चे आ रहे हैं। आई होप अब आपको ये एक्सेप्ट और बिसाइड्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। एक एग्जाम्पल और लूंगी, एक एग्जाम्पल और देखेंगे बिसाइड्स और एक्सेप्ट का, ताकि बिसाइड और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ जाए। बिसाइड्स और एक्सेप्ट। नो वन हैज डन द होमवर्क एक्सेप्ट राम। एक सेंटेंस है, नो वन हैज डन द होमवर्क। 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका सेंस गलत लगाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी, जब मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था, तब मैंने भी इसका जो सेंस था वो गलत ही लगाया था। और मैं इतनी डफर तो नहीं हूं कि इजी ही सेंटेंस को मैं गलत बता दूं। चलो आप मुझे कमेंट करके बताना इसके बारे में। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप कमेंट में जरूर बताओगे कि आपने क्या सेंस लगाया। हालांकि मैं आपको आंसर बता दूंगी तो आप वो सही आंसर बता सकते हो। नो वन हैज डन द होमवर्क एक्सेप्ट राम। एक तो ये है। एक सेंटेंस और लेती हूं, एवरीवन हैज डन द होमवर्क एक्सेप्ट राम। अब दोनों के अंतर को समझो। एवरीवन हैज डन द होमवर्क एक्सेप्ट राम। राम के अलावा सभी ने होमवर्क कर लिया।
इसमें राम ने होमवर्क नहीं किया और इसमें राम ने होमवर्क किया था। मतलब आपको सिर्फ सेंस लगाना है, आपको उसको रूल्स को रटना नहीं है, आप सिर्फ सेंस को समझ के भी आप अपना सेंटेंस सही कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ग्रामर के सारे रूल्स या आपको याद हो, जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपना सेंस यूज करो। नो वन हैज डन द होमवर्क एक्सेप्ट राम, राम के अलावा किसी ने होमवर्क नहीं किया। अब आप कहोगे एक्सेप्ट जो है वो तो निगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब राम ने भी नहीं किया। अरे आगे सेंटेंस भी तो निगेटिव है, आगे वाला सेंटेंस निगेटिव है और ये अब पॉजिटिव आ गया, यहाँ वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसका सेंस निगेटिव आ गया। नो वन हैज डन द होमवर्क एक्सेप्ट राम, राम के अलावा किसी ने होमवर्क नहीं किया। एवरीवन हैज डन द होमवर्क एक्सेप्ट राम, राम के अलावा सभी ने होमवर्क कर लिया। इसमें तो राम ने होमवर्क नहीं किया और इसमें राम ने होमवर्क कर लिया। क्लियर है? दोनों सेंटेंस सही हैं। एक सेंटेंस और लूंगी, राम बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू जयपुर। सही है क्या सेंटेंस? राम बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू जयपुर, सही है क्या सेंटेंस? सही नहीं है, यहां पर ई जाएगा, आर गलत है, ई जाएगा, क्योंकि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया। अभी से लेकर चलते हैं, थोड़े थोड़ा क्लियर करते रहेंगे और पर्टिकुलर स्पेशल चीजें मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में पढ़ा दूंगी। यहां पर सब्जेक्ट राम है क्योंकि बिसाइड्स तो प्रेपोजिशन है और हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने आपको यहीं से तो आप गलत करते हो। सिर्फ आपको प्रेपोजिशन का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि प्रेपोजिशन मतलब प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, दैट्स इट। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। तो बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स के बाद में हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, तो हम सब वर्ब को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाई जाती। तो इस प्रेपोजिशन के इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो राम बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू जयपुर। राम बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के अलावा राम भी जयपुर जा रहा है। अपने दोस्तों के अलावा राम भी जयपुर जा रहा है। यहां पर अगर एक्सेप्ट करें तो राम एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू जयपुर, तो मतलब यहां बिसाइड्स करते ही तो दोस्त भी जा रहे हैं और एक्सेप्ट लगाते ही दोस्त नहीं जा रहे, सिर्फ राम जा रहा है। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। ओके, बिसाइड्स और एक्सेप्ट का। अब आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही जो सबसे हार्ड प्रेपोजिशन थे वो ले लिए। कौन कौन से? बट, एक्सेप्ट, बिसाइड और बिसाइड्स। इन चारों में से बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये था प्रेपोजिशन का पार्ट 1। अब प्रेपोजिशन के पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको जो कॉमन प्रेपोजिशंस है एट, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अमंग, ओके, ये इन सारे प्रेपोजिशंस को हम कवर करेंगे। आप ये वीडियो, इसमें जो मैंने प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपको बातें समझाई हैं वो अच्छे से क्लियर कर लेना और आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगी वो आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं प्रेपोजिशन के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।